नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। वाराणसी में ज्ञानवापी का सर्वे शनिवार को भी जारी रहेगा। कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद सुलझाने के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने 10 मई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है, लिहाजा शुक्रवार को सर्वे टीम करीब 4 घंटे तक ज्ञानवापी के अंदर रही और अपना काम किया। इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। अपोजिट पार्टी का विरोध हुआ, मां श्रृंगार गौरी का पूरा विग्रह, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। और जो परिसर के अंदर जाने को हुआ तो उन लोगों ने विरोध किया है कि नहीं जा सकते हैं। कल 3 बजे कमीशन की कार्रवाई आगे होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे करने के तरीके का लगातार विरोध किया जा रहा है और अब भी इस पर कई सवाल उठाए हैं। इससे पहले जब सर्वे टीम अंदर जा रही थी, उस दौरान भी ज्ञानवापी के बाहर जमकर हंगामा हुआ था और नारेबाजी भी की गई थी। वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। आप पार्टी के रूप में यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। और कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे करके इन वकील कमिश्नर महोदय को मैं बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जेल से बाहर आने पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रामपुर में आजम के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। यतीम खाने की जमीन पर बने रामपुर पब्लिक स्कूल के मामले में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने आजम खान के इस मामले में वारंट भी जारी कर दिया है। इसमें आजम का जो नाम है उसको सम्मिलित किया गया और 467, 468, 471, 420 और 120B में ये धाराएं जो हैं वो उस केस में बढ़ाई गई हैं और इनको वारंट इसमें जारी किए गए। आजम खान पर आरोप है कि एक स्कूल के कागज पर उन्होंने 3 स्कूल की मान्यता ली। मान्यता में लगाया गया नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट भी गलत बताया जा रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। सन 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ अज्ञात के खिलाफ और जांच के बाद उसमें तंजीम फातिमा का नाम खोलते हुए 420 में मुकदमा दर्ज जो किया गया था उसमें चार्जशीट लगा के कोर्ट में दे दी गई। हम लगातार ये कहते हुए आ रहे थे कि ये चार्जशीट गलत लगाई गई है क्योंकि इसमें विवेचना जिसने की है उसने बहुत गलत तरीके से विवेचना की और वो इसकी गहराई में नहीं गया। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी पर हिंदुत्व विरोधी सवाल पूछने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर काफी विवाद बढ़ गया है। का बीए पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर छात्रों से फासीवाद, नाजीवाद और हिंदुत्व के बीच समानताएं लिखने के लिए कहा गया था। इसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। परीक्षा में विवादित सवाल पूछने के आरोप के बाद यूनिवर्सिटी ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला किया है। वहीं साधु संतों ने भी शारदा यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो ऐसे प्रश्नों को पूछना और उसकी तुलना हमारे हिंदू धर्म से करना ये सरासर गलत है। सरकार से निवेदन है, गृह मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर के शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें, क्योंकि नाजीवाद की तुलना हिंदुत्व से करना ये सरासर गलत है। मुजफ्फरनगर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए अब उनकी अवैध संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने ढोल बजवाकर मुनादी कराते हुए गौकश की लाखों रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दी। संभल हेड़ा गांव में पुलिस प्रशासन ने गौकश इकबाल पर शिकंजा कसा और करीब 67 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। इसमें करीब इसने जो है 67.20 लाख की संपत्ति बना लिया था, जिसमें आप देख रहे होंगे एक डेयरी है, कई भैंसे हैं और ये आपने काफ़ी इसने कंस्ट्रक्शन करा रखा है और ये संपत्ति जो है ये अपराध करने के बाद इसने अर्जित की है। इंस्पेक्टर मीरापुर द्वारा इस संबंध में जांच पड़ताल करके रिपोर्ट प्रशासन को प्रेषित किया गया था, तो डीएम महोदय द्वारा जो है इसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश किया। इकबाल बीते कई साल से गौकशी का काम करता रहा है। इसी मामले में 2018 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक इकबाल के खिलाफ मेरठ और मुजफ्फरनगर के थानों में गौकशी के कई केस दर्ज हैं। इकबाल सन ऑफ सईद ये काफ़ी चर्चित अभियुक्त है और ये इसके द्वारा जो है 2018 में अपराध किया गया था
गौकशी का, उस संबंध में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी मुकदमे से संबंधित ये कार्रवाई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की सख्ती का अपराधियों पर खौफ बनाया हुआ है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि बदमाश अपराध से तौबा करने की कस्में खाने लगे हैं। इसकी बानगी अम्बेडकर में भी देखने को मिली। यहाँ हाथ में तख्ती लेकर एक आरोपी थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। आरोपी पर अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। पुलिस को लंबे वक्त से दिव्यांशु उर्फ राज की तलाश थी। आरोपी ने न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि भविष्य में अपराध न करने की कसम भी खाई। वहीं फतेहपुर में नाबालिग के अपहरण का आरोपी शोएब भी डर के मारे सरेंडर करने थाने पहुंच गया। शोएब पर घर में घुसकर लड़की को किडनैप करने का आरोप है। पुलिस ने लड़की को तो बरामद कर लिया था, मगर आरोपी शोएब फरार था। बीते दिनों पुलिस बुलडोजर लेकर शोएब के घर पहुंची थी। बुलडोजर के डर से शोएब ने अब सरेंडर कर दिया। अमृता की बरामदगी के पश्चात उसके बयान व सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अयोग्य संचित धाराओं की वृद्धि की गई। अभियुक्त शोएब उर्फ सेबू लगातार फरार चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मेरे द्वारा सर्किल खागा कई थानों का फोर्स लेकर के उसके घर तथा अन्य संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। इस कार्रवाई से भयभीत होकर के उसने आज थाना खागा में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे से वापस आने के बाद सीएम योगी शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के 18 मंडलों की समीक्षा बैठक की शुरुआत की। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर से सुबह तकरीबन 11:30 बजे रामकथा पार्क पहुंचे। यहां से सीएम हनुमानगढ़ी रवाना हुए, जहां उन्होंने हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। जिसके बाद सीएम योगी ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम ने रामलला में पूजा अर्चना की। जिसके बाद सीएम योगी ने राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने तेज धूप के बावजूद निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया और मंदिर के गर्भगृह के लिए बनाए गए प्लिंथ में राम नाम की मुहर भी लगाई। वहीं इसके बाद सीएम योगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों से मुलाकात की और छोटे बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें दवा भी पिलाई। सीएम योगी ने सीएचसी में मौजूद डॉक्टर से जानकारी भी ली। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने निर्धारित कार्यक्रम के बीच कटरा वार्ड के विभीषण कुंड में पूर्व माध्यमिक विद्यालय भी पहुंचे। यहां निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने बच्चों से बातचीत की। सीएम योगी ने स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा और बच्चों से बातचीत कर पढ़ाई का स्तर भी परखा। जिसके बाद सीएम योगी ने आयुक्त सभागार पहुंचकर समीक्षा बैठक की। करीब 1900 करोड़ की परियोजनाओं से जुड़े कार्यों का अधिकारियों ने बारी बारी से प्रेजेंटेशन दिया। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने दोपहर का भोजन एक दलित के घर पर किया। मलिन बस्ती में पीएम आवास योजना की लाभार्थी बसंती देवी के घर पर सीएम योगी लाल लश्कर के साथ पहुंचे। योगी ने जमीन पर बैठकर घर के दूसरे सदस्यों के साथ दिन का खाना खाया। सीएम योगी के लिए घर के सदस्यों की ओर से जो भोजन बनाया गया था उसमें दाल चावल, लौकी की सब्जी, रोटी और खीर थी। ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए बाकायदे खाना बनाया गया था। ये रसोई घर है और इस रसोई में मुख्यमंत्री के लिए खाना बनाया गया था। बड़ी बात यह कि परिवार ने इसी थाली में, देखिए, पहले आरती की थाली तैयार करवाई गई थी, तो इसमें पहले आरती की गई मुख्यमंत्री की, परिवार की ओर से फूल बरसाए गए। सीएम योगी ने थाली में रखा पूरा खाना खाया, जिसकी उन्होंने तारीफ भी की, जिससे परिवार के सदस्य बेहद खुश नजर आए। कैसा लगा आपको मुख्यमंत्री को भोजन करवा के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। मुख्यमंत्री ने कुछ कहा भी खाने को लेके? हाँ, कहें बहुत अच्छा भोजन बना है। हाँ जी। और क्या कहा? और जो कहा कि जैसे जौन सुविधा होए हम देवे सहयोग उसको। खाना खाने से पहले सीएम योगी ने घर के सभी सदस्यों को तोहफे भी दिए। श्रीमती बसंती ये परिवार की मुखिया है और ये वही महिला है जिनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास ये बनाया गया है। उत्तराखंड के सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। चंपावत में 31 मई को वोटिंग होनी है, जबकि 3 जून को रिजल्ट आएगा। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को उम्मीदवार बनाया है। चंपावत कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही निर्मला गहतोड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सबकी सहमति है और विचार विमर्श के उपरांत ही ये निर्णय हुआ है और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, महिला हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं चंपावत जनपद की। तमाम विषयों को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी हाईकमान का फैसला उचित है। और महिला उम्मीदवार को मौका देकर कांग्रेस धामी को कड़ी चुनौती देने का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी ने मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड जीत का दावा किया है। दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने आप में इतिहास बनने वाला है
जिस प्रकार कांग्रेस ने एक डमी कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा किया है मात्र औपचारिकता के लिए, मुझे लगता है कि अभी तक की जितनी मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं सबसे अधिक मतों से पुष्कर सिंह धामी सिंह जी चुनाव जीतेंगे। सरकारी अधिकारियों के मनमानी को लेकर बीजेपी विधायक ने शिकायत की है और डीएम को खत लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। गौतमबुद्ध नगर की दादरी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक तेजपाल नागर ने सरकारी काम में हो रही लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। इसे लेकर विधायक ने डीएम को चिट्ठी भी लिखी है। मैं देखता था कि जनमानस जब मेरे पास आता था तो मुझसे शिकायत करता था कि तहसील में हमारे साथ दिक्कत है, लेखपाल मिलता नहीं, लेखपाल समय में काम नहीं करता, लेखपाल फोन नहीं उठाता और हमारे लेखपाल का ट्रांसफर करा दो। तो मैंने सोचा कि भाई कोई गांव में ऐसा नहीं है जो लेखपाल का ट्रांसफर नहीं कराना चाहते हैं, सब लेखपाल का ट्रांसफर कराना चाहते हैं। विधायक ने डीएम से लेखपाल की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैंने जिलाधिकारी से मिला, मैं कमिश्नर से मिला, आयुक्त से मिला, मैंने उनसे आदेश कराए कि लेखपाल यहाँ नहीं बैठते थे। दादरी तहसील में लेखपाल ने अपने कमरे रखे, वहाँ बैठते थे। लेखपाल एक प्राइवेट आदमी रखे रहे 2-3, जब आदमी काम करा के रहा जो कि इनसे बात कर लो, उनसे बात करके वो अवैध वसूली करते थे, उसको रोकने के लिए एक दिन मैंने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर से गया, कलेक्टर को मैंने कुछ। बागपत में 3 तलाक पीड़ित 2 महिलाओं ने ससुरालियों पर हलाला करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के बागपत कार्यालय पहुंचकर तलाक पीड़ित महिलाओं ने जिला अध्यक्ष से पूरे मामले की शिकायत की और इंसाफ की गुहार लगाई। तलाक पीड़िता का आरोप है कि तलाक के बाद ससुराल वाले दोबारा निकाह के लिए कह रहे हैं, लेकिन हलाला का दबाव बना रहे हैं। ये सब तलाक दिया मुझे को, और जब तलाक दिया उसने बोला कि जा मैं तुझे तलाक दे रहा, चाहे मेरा घर भी बिक जाइयो, मुझे जेल भी जाना पड़े, मंजूर है, लेकिन मैं तुझे तलाक दे रहा, तुझे नहीं रखूंगा। अब मेरे ऊपर जबरदस्ती की जा रही कि हम तुझे हलाला कराएंगे, हलाला करा के फिर से उसी के साथ शादी करेंगे। मैं हलाला करना नहीं चाहती। मेरे ससुराल वाले। पीड़ित के गुहार पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पुलिस कप्तान से मिलकर मामले में इंसाफ कराने की मांग की है। इनको तलाक दे दिया, पहले तो तलाक दे दिया, फिर इनके यहाँ पंचायत बैठाई है। पंचायत में ये कहा गया है कि तुम हलाला कर लो और हम तुम्हें रख लेंगे। हाँ, ये न्याय की उम्मीद से यहाँ आई हैं और मैं पूरी तरह से इनके साथ हूँ। मैं जिले के कप्तान के पास जाऊँगा, इनको न्याय दिलाऊंगा। गौतमबुद्ध नगर में प्रशासन ने अलग अलग जगह बुलडोजर चलाकर करोड़ों की संपत्ति से अवैध कब्जा हटाया। वहीं शामली में भी प्रशासन ने बदमाश के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। अथॉरिटी ने तिलपता भूड़ा रोड पर अवैध तरीके से काटकर बेची जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया। इसके अलावा खोदना कला की अवैध कॉलोनी पर भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला और करीब 150 करोड़ की जमीन खाली कराई। अथॉरिटी ने अवैध कॉलोनाइजर पर दोबारा जमीन कब्जाने की कोशिश पर एफआईआर दर्ज कराने और गैंगस्टर की कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं शामली में कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की करीब 7 बीघा जमीन को कुर्क किया गया। जमीन की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बदमाश संजीव जीवा के गांव आदमपुर में पहले ही 21 बीघा जमीन कुर्क की जा चुकी है। प्रशासन के मुताबिक बदमाश ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई थी, जिसे कुर्क कर दिया गया। अफसरों ने आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने का दावा किया है। डीएम महोदया के न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी संपत्ति जो कि बलवा में है, गाटा संख्या 726, 28 और 736, ये कुर्क की गई थी, जिसके क्रम में आज थाना कोतवाली शामली और ये राजस्व की टीम के द्वारा यहाँ पर ये ज़मीन आके कुर्क की गई।